नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत कविता की दुनिया में उतर रहे हैं। कालिदास की अमर रचना मेघदूत। हाँ, नमस्कार। मेघदूत, बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक काफी अच्छी समीक्षा है और ये कोई मतलब साधारण प्रेम कविता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं संदेश काव्य। इसमें एक बादल है जो एक प्रेमी का संदेश उसकी प्रेमिका तक ले जाता है। कितना फैसिनेटिंग है ना? हाँ, ये कल्पना ही अपने आप में कमाल की है। हाँ, तो आइए इसकी कहानी, इसकी खूबसूरती और इसके जो गहरे मतलब हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए कहानी शुरू होती है एक यक्ष से। यक्ष मतलब आप समझ लीजिए एक तरह के प्रकृति आत्मा या देवता के सेवक। अच्छा। ये धन के देवता है ना कुबेर, हम्म। उनका सेवक था। तो हुआ ये कि वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया हम्म। कि अपने काम में, अपनी ड्यूटी में उसने लापरवाही कर दी। ओह, तो सजा मिली। कुबेर ने उसे 1 साल के लिए निर्वासित कर दिया, भेज दिया मध्य भारत में, रामगिरी पर्वत पर। पत्नी से दूर। हाँ, पत्नी से मीलों दूर। पत्नी रहती थी अलकापुरी में, हिमालय के पास कहीं, और ये यक्ष अकेला रामगिरी पर। और यहीं से फिर वो विरह का, वो अलगाव का दर्द शुरू होता है, जो कविता का शायद केंद्र है। बिल्कुल सही, वही उसका मूल भाव है। अब सोचिए, वो अकेला है, पत्नी की याद में तड़प रहा है, और तभी उसे आषाढ़ के महीने में, मतलब मानसून की शुरुआत में, एक बादल दिखता है। उत्तर की तरफ जाता हुआ। हाँ, उत्तर की तरफ, अलकापुरी की दिशा में जाता हुआ। तो वो यक्ष उस बादल को देखता है और उससे एक अविश्वसनीय सी गुजारिश कर बैठता है। क्या? वो बादल से कहता है कि भाई, तुम मेरे दूत बन जाओ, मेरा संदेशा मेरी पत्नी तक ले जाओ, उसे बताओ मैं कैसा हूं। कमाल है, बादल को दूत बनाना। और ये लिखा किसने? ये हैं महाकवि कालिदास। इनका समय जैसा माना जाता है गुप्त काल का है, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। अच्छा, गुप्त काल। हाँ, और भाषा, वो तो खैर शास्त्रीय संस्कृत है, अपनी पूरी लय और मिठास के साथ। अद्भुत संगीत है उसमें। और ये जो संदेश काव्य की बात आपने कही, ये भी अपने आप में एक खास परंपरा है ना? मतलब जहाँ प्रकृति का कोई तत्व जैसे हवा या यहाँ बादल संदेश ले जाता है। बिल्कुल, ये काव्य शैली ही है, और मेघदूत शायद इसका सबसे प्रसिद्ध, सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। कविता की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। 2 हिस्सों में है ये। हाँ, 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। सही। पहला है पूर्व मेघ। इसमें यक्ष क्या करता है, बड़े विस्तार से, बड़े प्यार से बादल को रास्ता समझाता है। रामगिरी से अलकापुरी तक कहाँ-कहाँ से जाना है। मतलब पूरा गूगल मैप्स दे दिया बादल को। हाँ हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये कालिदास की जो भौगोलिक कल्पना है, जो भारत के भूगोल पर उनकी पकड़ है, उसका सबूत है। नर्मदा नदी का वर्णन, उज्जैन शहर की भव्यता, पहाड़, जंगल, गांव, लगता है जैसे हम खुद वो यात्रा कर रहे हैं। हाँ, वो भूगोल वाला हिस्सा तो मैंने भी सुना है, अद्भुत है। तो ये तो हुई यात्रा। फिर आता है उत्तर मेघ। हाँ, उत्तर मेघ। और यहीं असल में कविता का दिल धड़कता है। अच्छा, कैसे? इसमें है यक्ष का वो संदेश जो वो अपनी पत्नी को भेजना चाहता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी कैसे दिखती होगी, इस विरह में वो कितनी दुखी होगी, कैसे दिन काट रही होगी, उसका इंतजार कर रही होगी। उसका इतना मार्मिक, इतना संवेदनशील चित्रण है कि पढ़ते हुए महसूस होता है। उफ। और यहीं कालिदास की प्रतिभा दिखती है। बादल अब सिर्फ एक डाकिया नहीं है, वो एक उम्मीद बन जाता है, एक जुड़ाव का प्रतीक। और प्रकृति प्रकृति यक्ष की भावनाओं का आईना बन जाती है। कहीं वो उदास है, कहीं खूबसूरत, कहीं भव्य। मैंने प्रकृति भी एक किरदार की तरह है। हाँ, बिल्कुल। और भाषा, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल तो ऐसा है जैसे कोई संगीत बह रहा हो। हर शब्द में वजन है, लय है, मिठास है। तो अगर हम इसके मूल भाव या थीम्स को देखें, तो विरह का दर्द तो साफ है। यक्ष का अपनी पत्नी के लिए वो गहरा अटूट प्रेम भी है। पर ये प्रकृति वाला एंगल, क्या वो सिर्फ एक पृष्ठभूमि है या उसका रोल इससे भी गहरा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से प्रकृति यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो एक सक्रिय साथी है, यक्ष के दुख सुख में भागीदार है। और जो बात इसे और गहरा बनाती है, वो ये है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। ये वियोग की पीड़ा पर, प्रकृति के साथ इंसान के गहरे रिश्ते पर, और शायद थोड़े आध्यात्मिक अनुभव पर भी एक सोच है। आध्यात्मिक कैसे? देखिए, जिस तरह कालिदास रास्ते में आने वाले तीर्थों का,
शहरों का, वहाँ की संस्कृति का जिक्र करते हैं, वो उस समय के भारत का एक सांस्कृतिक नक्शा भी खींच देता है। वो महज रास्ते नहीं है, उनमें एक पवित्रता का भाव भी जुड़ा है। अच्छा, हाँ ये बात तो है। और मानसून का जिक्र आपने किया था। भारत में तो मानसून सिर्फ बारिश नहीं लाता ना, वो उम्मीदें लाता है, जिंदगी लाता है, बदलाव लाता है। बिल्कुल, वो जुड़ाव और परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। यहाँ बादल का आना यक्ष के वीरान जीवन में एक छोटी सी आशा की किरण जैसा है। शायद कुछ बदलेगा, शायद संदेश पहुंचेगा। इसी वजह से शायद मेघदूत आज भी इतना पसंद किया जाता है। हाँ बिल्कुल, इसी जुड़ाव, इसी गहराई की वजह से इसकी विरासत इतनी बड़ी है। इसने सदियों तक कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों को प्रेरणा दी है। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे आधुनिक कवि भी इसके कायल थे, खासकर इसकी भावनात्मकता और प्रकृति चित्रण के। ये भारतीय शास्त्रीय साहित्य का एक कह सकते हैं कि एक नींव का पत्थर है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो बात यह है कि मेघदूत प्रेम, विरह, प्रकृति और इंसानी जज्बातों का एक ऐसा संगम है जो टाइमलेस है। आज 1500 साल बाद भी वो उतना ही छूता है, उतना ही प्रासंगिक लगता है। कालिदास ने वाकई इसे अपनी कलम से अमर कर दिया है। सही कहा। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाता हूं सबके लिए, सोचने लायक है। हाँ बताइए। ये जो इतना लंबा रास्ता बादल तय करता है, रामगिरी से हल्का तक, क्या ये सिर्फ एक बाहरी भौगोलिक यात्रा है, या कहीं ये यक्ष के अपने मन की यात्रा का, उसके अंदर चल रही उथल-पुथल का ये एक रूपक तो नहीं? उसकी यादें, उसकी उम्मीदें, उसकी निराशाएं, क्या बादल की यात्रा असल में यक्ष की भावनाओं का मानचित्रण है? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या वो रास्ता यक्ष के मन का नक्शा है? इस पर वाकई सोचा जा सकता है।